बैठ के थोड़ा सा और आगे से आ जाएंगे। माइक पे बोलेंगे ना, नहीं ऐसे बोलेंगे और बाद में भी लिख जाए वो लाइव और आगे उसके लिए लीजिए, बैठ जाइए सूरज और आगे और आगे आ जाइए और आगे आ जाइए। स्टार्ट। जय भवानी, जय श्री राम। आज लखनऊ के प्रेस क्लब में हम सभी बैठे हुए हैं और मैं एक बार वन टू परिचय करा देता हूँ आप सभी का। आप अपना परिचय दीजिए। मैं थोड़ा तेज बेटे प्रदेश महामंत्री अश्वनी तिवारी, जिला संरक्षक लखनऊ से। शुभम सिंह, जिला प्रभारी लखनऊ। राजबड़ी सिंह, जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। ठाकुर सूरज सिंह, तिरुचंदी, प्रदेश सचिव श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। लखनऊ। आप सभी को जय श्री राम। मैं राकेश सिंह रघुवंशी, करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष। आज लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका समय था 12 से 1। प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हो चुका है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे मीडिया के बंधु आए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, उन सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी मीडिया के थ्रू पहुंचती भी हैं और कुछ बातें नहीं पहुंचती हैं, तो इसलिए ये हुआ कि एक बार लाइव आकर के आपको हम बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम क्या है, मतलब क्या था। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्री सम्राट महाराजा सुहेलदेव बैस राजपूत थे, छत्री हैं। मिहर भोज प्रतिहार, छत्री सम्राट मिहर भोज प्रतिहार छत्री हैं। इन दोनों महापुरुषों की जात बदलने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति, और वोट बैंक की राजनीति इन सरकार के बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी नफरत फैलती चली जा रही है। वो वहां से बैठे इस चीज को नहीं समझ रहे, केवल वो वोट बैंक के तराजू पे तौल रहे हैं। अब इसी लखनऊ से एक लोकसभा से माननीय कौशल किशोर जी सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कौशल किशोर जी सुहेलदेव जी को कहते हैं कि वो हमारे समाज के पासी समाज के हैं, और अनिल राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि वो सुहेलदेव हमारे समाज के हैं। तो पहले बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये दोनों लोग आपके पार्टी में हैं, इनका फैसला आप कर लो कि वो कौन थे। इन राजपूतों को और समाज के बीच में, पासी समाज, राजपूत समाज और राजभर समाज के बीच में नफरत जो बो रहे हो वोट के चक्कर में, इसको बंद कर दो, क्योंकि अब ये दुकान आपकी हम बंद करने वाले हैं। तो ये आप बुला करके इनको फैसला कर लो। जबकि वो सूर्यवंशी छत्री थे, उनका पूरा तथ्य आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से आप सर्वे करा लीजिए, और सर्वे कराने के बाद तब कोई इस प्रदेश के अंदर किसी भी दोनों महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाए। अगर बिना सर्वे के, बिना जांच पड़ताल के अगर महाराजा सुहेलदेव बैस जी के जात के आगे जात लगाई जाएगी, तो निश्चित है कि एक उग्र आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और सर्व समाज को बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारे और आपके बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। इसको हमको आपको समझना है। न मैं पासी समाज के खिलाफ हूँ, न मैं राजभर समाज के खिलाफ हूँ, न किसी समाज के खिलाफ हूँ। हम छत्री समाज, सर्व समाज का सम्मान करते हैं और वो भी हमारा सम्मान करते हैं। एक बात के लिए, क्योंकि मैं लाइव लंबा नहीं करना चाहता, और दूसरी चीज जो है, जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था हमारा, हम इन मुद्दों पे लाइव आए, इन मुद्दों पे हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और छत्री सम्राट वीर आला उदल की भी जात बदलने की कोशिश की जा रही है। ये इसको भी एक राजनीतिक रूप दे दिया जा चुका है और इसके लिए भी सरकार से कहना है कि वीर आला उदल के बारे में, वो राजपूत छत्री थे, बनाफर राजपूत थे, उनकी वंशावली को, उनके तथ्यों को पहले पूरा जाने। दूसरी जो चीज है, अब जैसा आप सभी को पता है कि इस देश के अंदर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो गया, लेकिन सवर्ण समाज और एससी समाज, ओबीसी समाज इसी देश के हैं, सभी भाई हैं, सभी, ये सबका देश है। लेकिन ओबीसी एससी समाज को लंबे समय से रिजर्वेशन मिलता चला आ रहा है, अभी भी मिल रहा है। लेकिन बहुत समय के बाद हमारे संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह कटार जी के माध्यम से पूरे भारत के अंदर हम लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद हमने 10% रिजर्वेशन की मांग की, ईडब्ल्यूएस की मांग की, और हमें मिला।
और जब हमें 10% आरक्षण मिला उसमें इतने सारे कंडीशन लगा दिए गए कि अगर एक सवर्ण को अगर 10% आरक्षण लेना है तो उसके साथ कंडीशन ये है कि 8 लाख से नीचे का उनका 8 लाख से ऊपर का उनका इनकम नहीं होना चाहिए, उनके साथ उनका 900 स्क्वायर फीट से ऊपर का मकान नहीं होना चाहिए, उनके परिवार में इतनी जमीन नहीं होनी चाहिए। ये कई तरह के कंडीशंस लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ उसमें जो अभी 2 साल कोरोना ने खा लिया उसमें हमको आयु की छूट भी नहीं है, लेकिन एससी समाज को, ओबीसी समाज को, एसटी समाज को, इन समाज को 3 से 5 साल तक की छूट दी जा रही है। तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल की जगह ओबीसी, एससी, एसटी समाज को आप 25 साल दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो सवर्ण समाज में पैदा हुए लोग हैं, ये बच्चे हैं जिनका 2 साल कोरोना खा गया, इन्होंने कौन सा महापाप किया जिनको आप ईडब्ल्यूएस में छूट नहीं दे रहे हो? इन्होंने कौन सा पाप किया है? तो सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं, दिल्ली की जो सरकार बैठी हुई है, राजनीति के चक्कर में समाज के बीच में इतनी नफरत मत पैदा कर दो, इतनी दूरियां मत पैदा कर दो। संविधान के सबसे अछूत जात सवर्णों को जो बना करके चल रहे हो, ऐसा मत कर दो कि इस देश के अंदर एक अलग ही माहौल बन जाए। तो सवर्ण समाज किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवर्ण समाज का जो अधिकार है उनके साथ उनका अधिकार दो, उनके साथ अत्याचार मत करो। तीसरी जो बात है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे जो बच्चे जो 2 साल कोरोना में खत्म हो गया, वो आंदोलन कर रहे थे, वहां पे अपनी बात रख रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे दिल्ली के अंदर। उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो तैयारी करके कुछ जॉब में भी हैं, क्लास 2 में है, क्लास बी क्लास में है, वो भी आकर के उनको लगा कि मेरे अंदर प्रतिभा और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, वो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करते जब सरकार के पास गए, उन्होंने अपनी बात रखी, लगातार आंदोलन किए, जब बात में तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, इस देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, उनको पुलिस वाले जूते से पीट रहे हैं, उनको घसीट करके ले जा रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन वहां पे चल रहा दिल्ली में, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर एक उग्र आंदोलन की तैयारी लगभग हो चुकी है। तो उनको भी 2 साल, कम से कम उनका जो 2 साल कोरोना में बर्बाद हुआ है उनको दो। आप एससी को दे रहे हो, ओबीसी को दे रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको 2 साल से 20 साल दो। लेकिन ये जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं, इनको अगर आप 2 साल नहीं दे सकते, 5 साल नहीं दे सकते, तो 2 साल दो। इसी तरीके से पुलिस की भर्ती हो नॉर्मल, 18 से 22 साल आयु है सवर्णों की बच्चों की, 18 से 22 साल में पुलिस की भर्ती में जाते हैं वो। लेकिन 18 से 22 साल जब ओवर क्रॉस हो जाता है तो वो बुढ़े हो जाते हैं। ये बीजेपी के, आरएसएस के और जो इस देश के संविधान चलाने वाले जो नेता हैं, 18 से 22 साल के बीच में सवर्णों के जो बच्चे हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं। लेकिन एससी एसटी समाज को 5 से 7 साल तक आप समय देते हो। ये कौन सा महापाप किया है? ये देश अलग अलग विचारधारा से चलेगा क्या? अलग अलग जातियों के हिसाब से देश चलाओगे क्या? इस संविधान के कितने टुकड़े करना चाहते हो आप? तो आने वाले टाइम में ऐसा न हो जिन लोगों ने कमल खिलाया है उस कमल को बुझा दे। तो सरकार से ही कहना चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है उस अधिकार के साथ अत्याचार मत करो। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन, ये पूरे भारत का कहानी है, उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन मुकदमा लगाया जा रहा है। और मुकदमा कौन लगा रहा है? राजनीतिक पार्टियों के लोग। अगर किसी राजनीतिक पार्टी के अगर आप खिलाफ है या उनकी कोई बात नहीं मानी, ग्राम प्रधान की दुश्मनी, चले जाओ और एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा लगवा दो और अगले को 3.5 लाख रुपया मिल जा रहा है। इसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा ये लगवा रहे हो आप, पहले उसकी जांच करो, अगर वो दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा करो और उसके बाद आगे कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन बिना जांच के अगर आप एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा इसी तरह करवाते रहे तो आने वाले टाइम में जो ग्राम समाज से लेकर के ग्राम समाज के जो लोग होते हैं वो देश की एक कड़ी हैं, वो एक दूसरे को, पूरे देश को जोड़ते हैं, उनके बीच में नफरत पैदा कर रहे हो। आने वाले टाइम में जो नफरत फैला रहे हो, इस नफरत से कोई अपने ऑफिस में, कोई अपने फैक्ट्री में, कोई अपने कहीं पर भी किसी को नौकरी नहीं देगा, कोई किसी के साथ नहीं रहेगा कि हो सकता है कि मुझे एट्रोसिटी का मुकदमा लगा दे और मुझे जेल जाना पड़े। ये नफरत की दीवार जो खड़ी कर रहे हो इसको बंद कर दो। ये नफरत की दीवार, इस पहले जांच करो। और दूसरी बात की जो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि एट्रोसिटी एससी समाज का आयोग है, एसटी समाज का आयोग है, ओबीसी समाज का आयोग है, ये सवर्ण समाज का भी आयोग का गठन होना चाहिए। ये सवर्ण समाज के साथ जो अत्याचार होता है, ये सवर्ण समाज के लोग जाएंगे कहाँ पे? ये कहां पे जाकर के अपनी बात रखेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि सवर्ण समाज आयोग का भी गठन होना चाहिए और सवर्ण समाज का आयोग का गठन महाराणा प्रताप के नाम पे होना चाहिए, जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। उनके नाम पर सवर्ण समाज आयोग का गठन महाराणा प्रताप के नाम पे होना चाहिए, यह भी करणी सेना की मांग है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन मैं कहना चाहता हूं कि जो एससी समाज, ओबीसी समाज, इस देश में जो सबसे गरीब तबका है, जो दबा कुचला है, सबसे पहले उसकी लिस्ट तैयार करो और लिस्ट तैयार करके उनको जाओ, उनको आप पहले आरक्षण दो, उनका घर बनवाओ, नौकरी की जरूरत है नौकरी दो, उनके पास जमीन नहीं भूखंड देना चाहते हो दो, कभी सवर्ण समाज आपका विरोध नहीं करेगा। लेकिन जो सवर्णों के बच्चे गरीब हैं, जो सवर्णों के पास घर नहीं है, उनके बारे में कौन सोचेगा? हमारे समाज के कोई नेता आवाज नहीं उठाता सदन के अंदर। हमारे समाज का नेता हमारे समाज के नाम पर टिकट लेता है, चुनाव लड़ता है और विधायक मंत्री बन जाता है, लेकिन जब बात अपने समाज की आती है तो उस सदन में हमारी बात की आवाज नहीं उठाता। लेकिन आने वाले टाइम में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना 2024 और 2027 में भी इसके पहले एक बड़ा आंदोलन पूरे भारत के अंदर करेगी और बताने का काम करेगी कि जो नेता हमारे समाज की बात अपने सदन में नहीं उठा सकता, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और अपने समाज, सवर्ण समाज के लोगों से कहेंगे कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना हो। और जो हमारे समाज का नेता, सवर्ण समाज का नेता अगर हमारी बात सदन के सामने रखता है, सब समाज की बात करता है, हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और एक और बात कहना चाहता हूँ, एक नैरेटिव इस देश के अंदर सेट किया गया है कि राजपूत 2% है, 3% है, 4% है। एक नेरेटिव सेट किया गया सारे नेशनल चैनल के माध्यम से और एक नेरेटिव सेट करके ग्राम समाज से लेकर के शहरों में एक दबाव बनाने की कोशिश की, तो मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजपूत समाज इस देश के अंदर 14% से भी ज्यादा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी चैनल अगर बिना तथ्य के, बिना जांच पड़ताल के, बिना गणना के अगर इस तरह का अफवाह उड़ाएगा, नेरेटिव हमारे खिलाफ सेट करने की कोशिश करेगा, जो कुछ मुट्ठी भर चैनल है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनके खिलाफ करणी सेना मुकदमा करेगी, उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। इसलिए बिना तथ्यों को जाने राजपूत समाज को 4% बता करके एक नेरेटिव सेट करने की कोशिश ना की जाए। ये हमारी इन मांगों के साथ आज हमने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अपने जिला के पदाधिकारियों के साथ, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ आज हमने बैठक रखी और लाइव के माध्यम से मैं बताने के लिए आपको आया हूं, क्योंकि ये सारे मीडिया के भाई थे, वो भी आपके पास वीडियो आ जाएगा। हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सभी को हमने बाइट दी है, हमने कॉन्फ्रेंस किया है। फिर लाइव आने का मतलब यह है कि कुछ बातें आप तक पहुंचेंगी और कुछ बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो जितने भी हमारे भाई इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो महाराजा, आखिरी बात कहना चाहता हूं कि महाराजा सुहेलदेव वैसे आरएसएस की शाखा में एक किताब छपती है, आरएसएस की शाखा में किताब छपती है। इस आरएसएस की शाखा में बिकने वाली किताब में भी महाराजा सुहेलदेव बैस को क्षत्रिय सम्राट बताया गया है। ये आरएसएस की शाखा में छपने वाली किताब है। और आपको जैसे पता है कि चित्तौरा झील पर और एक और बात बता दूं, ये आरएसएस और बीजेपी की ये छापी हुई ये स्वदेश पत्रिका है, ये आप अखबार देखते होंगे। इसमें भी बाकायदा महाराजा सुहेलदेव बैस की पूरी वंशावली सब कुछ इसमें छापा गया है। सारा सब कुछ होने के बावजूद भी फिर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? एक बात। दूसरी बात, अब चित्तौरा झील पर पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वहां पर डेवलपमेंट का काम, एक उद्घाटन हुआ था महाराजा सुहेलदेव के बैस कुछ चित्तौरा झील पर। उसमें वहां पर उनकी तरफ से जो पुस्तिका छपी थी, लिटरेचर छपा था, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि महाराजा भगवान राम और भगवान राम के बेटे लौ की राजधानी श्रावस्ती में थी और श्रावस्ती में वो राज करते थे। वहीं पर उन्होंने भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था और ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और उसके बाद में जाकर के कालांतर में ये फलाने बिरादरी के हो गए। ये कहाँ से पड़े हुआ? ये बीजेपी के ही ये जो कार्यक्रम हुआ था बहराइच चित्तौरा झील पर, ये उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तथ्य को, ये जो चीजें हैं दोनों महापुरुषों के बारे में, चाहे क्षत्रिय सम्राट मेहर भोज प्रतिहार हो, चाहे क्षत्रिय सम्राट सुहेलदेव बैस हो, चाहे वीर आला उदल हो, इनके इतिहास के साथ, अन्य महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें। महापुरुष सर्व समाज के होते हैं, वो राष्ट्र रक्षक होते हैं, राष्ट्रवीर होते हैं। वो सर्व समाज की रक्षा के लिए, इस देश के लिए लड़ते हैं और इस देश की अस्मिता को बचाते हैं। लेकिन उनको जातियों में बांटने की कोशिश न करें। भगवान राम भी क्षत्रिय थे, उनके आगे राम ही लिखा रहता है। भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय थे, उनके आगे श्री कृष्ण ही लिखा रहता है, जाति नहीं लिखी जाती है। तो निवेदन हाथ जोड़ के ही है अपने देश के राजनेताओं से कि हमारे समाज में नफरत का जो जहर घोल रहे हो, इसको घोलना बंद कर दो
अगर इन बातों को हमारी नहीं सुनोगे तो करणी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि आप एक अच्छा सरकार चला रहे हैं, एक अच्छे शासक हैं आपके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन जो इतिहास चोरी हो रही है, इस इतिहास चोरों के खिलाफ आप इन इतिहास चोरों को रोकिए, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो हमें आंदोलन के साथ साथ कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी जो भाई जुड़े हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा, उस बातें हमारी सरकार तक पहुंचा दीजिएगा। फिर दोबारा अतिशीघ्र जल्द ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी प्रेस क्लब में। एक बार फिर पुनः सभी मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर मीडिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राकेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, अभी हाल में जो ट्रेंड चल रहा है वो हिंदुत्व का है, हिंदुत्ववादी बातें होती हैं, हम सब एक हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मण परशुराम जी के पीछे, क्षत्रिय महाराणा प्रताप के पीछे, इसी तरह जो दलित संगठन है वो अंबेडकर जी के पीछे, एक एक जाति के एक महापुरुष के पीछे, उनको लेके अब आप उसको वोट बैंक की राजनीति कहिए या अपना खुद का स्वाभिमान जगाने की बात कहिए, इस तरह से अगर समाज एक एक अपना ब्रांड, एक नाम चुन लेगा तो क्या बंटवारा नहीं होगा? देखिए, ये देश हिंदुओं का था, ये देश हिंदुओं का ही है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये सवाल पूछना चाहिए आरएसएस की जो चीफ है मोहन भागवत जी से, जो हमको कहते थे हिंदू 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 और हिंदू मुसलमान करते थे, लेकिन आज वो खुद मस्जिदों के बीच में घूमे चले जा रहे हैं। हमको हिंदू हिंदू सिखा करके नफरत, हम एक दूसरे के खिलाफ होते चले गए और खुद आज मस्जिद चक्कर लगा रहे हैं। तो ये देश, ये जो आपने सवाल पूछा कि ये यादव, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये फलाना, तो सभी का अपना अपना संगठन बना हुआ, सभी का अपना अपना नेता है और सभी अपने अपने बात करते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्र की आएगी, देश की आएगी, देश की एकता की बात आएगी, मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी, तो सभी हमारे हिंदू समाज के भाई हैं। तो ये सब तलवार अपनी म्यान से निकालेंगे और उनसे लड़ेंगे जो हमारे देश के खिलाफ बात करेंगे। तो ये एक अलग चीज है, क्योंकि ये राजनीति करने वालों ने ही इस चीज को बांट रखा है। और अभी जो मैंने बताया कि जो इतिहास की बात हो रही है, ये अब ये प्रमाण है कि आप फलाने हैं, आप फलाने जाति से आते हैं, लेकिन अगर आपकी वोट कहीं आपसे मिलता है तो आपकी जाति बता दी जाएगी, ये रेवड़ी आप ले लो, ये रेवड़ी आप ले लो, ये रेवड़ी आप ले लो। ये नफरत फैलाने वाले यही लोग हैं। और ये हिंदू तो एक, हिंदू हमेशा एक थे और हिंदू एक रहेंगे।